तो पिछली कक्षाओं में हमने एक टॉपिक अभी समाप्त किया है जो है भारत का प्राकृतिक विभाजन, और भारत के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हमने नदी द्रोणियों के बारे में भी देख लिया था। नदियों के विशेष मैदान हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं भारत का अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें सबसे पहले शब्द कुछ यूज हो रहे हैं जैसे अपवाह। तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि अपवाह क्या होता है। पहला शब्द तो यही आया है कि अपवाह क्या होता है। दूसरा शब्द देख रहे होंगे तो लिखा है अपवाह तंत्र, तो यह भी जानना जरूरी है कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद आप देख रहे होंगे लास्ट में शब्द लिखा हुआ है प्रतिरूप। तो कहने का मतलब है कि अपवाह प्रतिरूप क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तीन शब्द हैं, तीन शब्दावलियां हैं एक प्रकार से हम कह लें। तो इनके क्या अर्थ हैं ये समझने की आवश्यकता है कि अपवाह किसको कहते हैं, अपवाह तंत्र किसको कहते हैं और अपवाह प्रतिरूप किसको कहते हैं। अपवाह शाब्दिक शब्द यदि हम माने, शाब्दिक अर्थों में यदि हम देखें, अपवाह का मतलब है तो जल धाराओं का स्थलीय प्रवाह। कहीं भी जल धाराएं हैं स्थल पर जिस प्रकार से बहती हैं उसको आप कहते हैं कि अपवाह। तो जल धाराओं के स्थलीय प्रवाह को जो है आप कहते हैं अपवाह। और यदि हम बात करें अपवाह तंत्र की कि अपवाह तंत्र क्या होता है, तो नदियों की जो उत्पत्ति होती है, नदियों के उत्पत्ति के प्रारंभ से विभिन्न समय कालों तक जो विकास होता है उनका, उन सबको हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो अपवाह तंत्र क्या हो गया, नदियों की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास को आप अपवाह तंत्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आप देखते होंगे कि जो हिमालय की नदियां हैं, जो बृहद हिमालय की नदियां हैं, मतलब सिंधु हो गई, गंगा हो गई, तो ये आज से नहीं है, ये हिमालय के निर्माण के पहले से नदियां बहती आ रही हैं और लगातार इन्होंने अपने मार्ग को, हिमालय को काट कर, जिनमें आप बहुत सारे गार्ज भी देखने को पाएंगे, तो हिमालय को काट कर इन्होंने अपने मार्ग को विस्तारित किया है। तो कहने का मतलब है कि अपवाह तो हो गया कि एक शाब्दिक अर्थ है कि जल धारा कहीं भी है तो स्थल पर किस प्रकार से बहती है, तो जल धाराओं के स्थलीय प्रवाह को आप कहते हैं अपवाह। अपवाह तंत्र की बात आती है तो यहाँ पे हो गया कि नदियों की जो प्रारंभिक अवस्था है, अभी मत नोट करिए, अभी लास्ट में नोट कर लीजिएगा। नदियों की जो उत्पत्ति है उसके समय के साथ जो विकास होता है, समय के साथ विकास के चरण को आप अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। जब बात आती है अपवाह प्रतिरूप, तो अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है कि जो उनकी ज्यामितीय आकार होता है, जो नदियां हैं जिस आकार में बहती हैं, उन सभी को, जो आकार उनका बनता है, उन सभी को आप जब देखते हैं तो उसी को आप कहते हैं कि अपवाह प्रतिरूप की जो नदी है, किसी भी नदी का उदाहरण ले लीजिए, गंगा नदी, कि उसका अपवाह प्रतिरूप क्या है। तो अपवाह प्रतिरूप में विशेषकर क्या होता है कि उच्चावच, जहाँ पे भूमि की समुद्र से ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पे कुछ अलग तरह से आपको नदियों का जो मार्ग देखने को मिलेगा, जहाँ पे ढाल होगा वहाँ पे मार्ग अलग मिलेगा, क्योंकि जो ढाल के अनुरूप ही नदियां प्रवाहित होती हैं। तो अपवाह प्रतिरूप में क्या हो जाता है कि नदियों की ज्यामितीय रूप तथा उनकी जो स्थानिक व्यवस्था है, मतलब एक शब्द में यदि आप कह लें कि उच्चावच के आधार पे जब नदियां बहती हैं तो उनका जो उच्चावच होता है उसके आधार पे यदि हम देखते हैं तो उसको आप कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। अब एक शब्द आता है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी का मतलब हो गया जब कोई भी नदी बहती है तो उसमें बहुत सारी सहायक नदियां भी मिलती हैं। तो अपवाह द्रोणी का मतलब हो गया कि जब बहुत सारी सहायक नदियां और जो मुख्य नदी है, इन सब की जो धारा है वो किस प्रकार से बहती है, किस दिशा में बहती है, उसको आप बोलते हैं अपवाह द्रोणी। तो सबसे पहले अपवाह है, अपवाह मतलब स्थल पे कहीं भी आप देखते हो जल का प्रवाह, तो उसको आप कहते हैं अपवाह शाब्दिक शब्दों में। अपवाह तंत्र मतलब नदियों की उत्पत्ति से लेकर उनके विकास के क्रम में किस प्रकार से उनका क्रम है, उसको आप बोलते हैं अपवाह तंत्र। जैसे आप गंगा तंत्र पढ़ते हैं तो कहाँ से निकली है और कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये सारी चीजें आपके अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला शब्द है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप में क्या है कि नदियां किस आकार में बहती हैं, किस तरह से बहती हैं, किस क्षेत्र में किस तरह से बहती हैं, मतलब इनका आधार है उच्चावच, कि किस प्रकार से वहां का उच्चावच है, उस आधार से नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, तो वो आपका आ जाता है ज्यामितीय रूप वाला आ जाता है अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है
और यहाँ पे ढाल है 80 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तो नहीं बहेगी, फिर सीधे नहीं बहेगी। तो कहने का मतलब कि वो मार्ग परिवर्तित करेगी। तो जो मार्ग परिवर्तित करती है, जो आकार बनाती है, जो ज्यामिति बनती है, उसको हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है। अब अपवाह द्रोणी क्या हो जाएगा, इसमें आप सहायक नदियां जो इनकी हैं उनको भी जोड़ दीजिए, तो वो सारी की सारी आपकी आ जाएंगी अपवाह द्रोणी के अंतर्गत। तो ये तीन शाब्दिक एक प्रकार से देखें तो मुख्य रूप से जरूरी है जानना कि भाई अपवाह तंत्र क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है। तो सामान्य से शब्द हैं, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अब भारत के अपवाह तंत्र की बात हो रही है, भारत के प्रतिरूप की बात हो रही है। तो भारत में यदि आप देखते हैं तो मुख्य रूप से माना जाता है जो अपवाह तंत्र है हमारा भारत का, वो दो प्रकार की नदियों में डिवाइड किया गया है। एक तो आता है हिमालयन तंत्र की नदियाँ, जिसमें आ जाती हैं आपकी गंगा, हिमालयन तंत्र, और दूसरा आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय तंत्र। प्रायद्वीपीय तंत्र। अब हिमालय तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं, इसमें आपकी आ जाती है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। प्रायद्वीपीय तंत्र की यदि हम बात करें तो प्रायद्वीपीय तंत्र में कौन सी आ जाती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। मुख्य रूप से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी मुख्य रूप से ये तीन मानी जाती हैं। ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो आपको क्या करना होता है कि एक एक नदी के बारे में पढ़ना है। जैसे सिंधु तंत्र के बारे में कि उद्गम कहाँ से होता है, किस प्रकार की इसके सहायक नदियाँ जो आकर इसमें मिलती हैं, और विशेषकर जो ये आपका टॉपिक है ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो यदि कोई प्रश्न आपके प्लेट विवर्तनिकी से आता है, यदि कोई भारत के अपवाह से संबंधित आता है कि भारत का अपवाह कैसा है, तो वहाँ पर आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इन नदियों का जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार का है, कब कहाँ से इनका उद्गम होता है और किस समय काल से ये बहती हैं और किस दिशा में बहती हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके अब हम नदियों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है। और यदि आप देखते होंगे तो भारत की जो अपवाह बोला जाता है कि नदी जल विभाजक, तो जल विभाजक रेखा यदि भारत की देखते होंगे तो भारत का जो फिजिकल मैप देखते होंगे उसमें आप देखते होंगे अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और इसके बाद आपका पश्चिमी घाट पर्वत। तो कुछ इस तरह की आपको स्थलाकृति देखने को मिलती है, अरावली, बिंद, फिर इस तरह से कुछ देखने को मिलती है। तो ये जो आकृति आपको देखने को मिलती है भारत के पश्चिमी भाग में, इसको बोला जाता है जल विभाजक। भारत का जल विभाजक इसको बोला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जल विभाजक अरावली, बिंद, सतपुरा और पश्चिमी घाट से संबंधित है। अब एक एक करके हम नदियों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि जो हिमालयन तंत्र की नदियां हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज की स्थिति है भारतीय भूभाग की, जब हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद से ये नदियां बह रही हैं। जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं वो प्लेट विवर्तनिकी की जो घटनाएं घटी थी जिससे भारतीय भूभाग का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है इसका निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, क्योंकि पहले सबसे पहले इनसे पहले से ये नदियां बहती थी। तो पहले क्या होता था, दोनों भूभाग के बीच में कौन सा सागर होता था, टेथिस सागर होता था। तो पहले ये जो नदियां थी ये टेथिस सागर में अपना मलबा जमा करती थी। बाद के समय कालों में जब प्लेट विवर्तनिकी की घटनाएं घटी तो क्योंकि हिमालय का निर्माण, हिमालय आज इतनी ऊंची चोटी है तो एकाएक तो हिमालय का निर्माण हो नहीं गया होगा, विभिन्न समय कालों में धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ होगा। तो जो नदियां थी वो क्या करती थी कि अपने मार्ग को, क्योंकि ये हिमालय से होकर इस क्षेत्र से होकर बहती थी, तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उस दौरान भी ये नदियां इसी दिशा में प्रवाहित होती थी और अपने मार्ग में जो भी ये इनका उच्चावच में जो विभिन्नता आती थी उसको समाप्त करती हुई अपनी घाटी बनाती हुई पूर्व में भी बहती थी। और आज भी आप देखने को पाते हैं कि हिमालय पर्वत इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद जो भी आपके हिमालयन तंत्र की नदियां हैं वो हिमालय को, बृहद हिमालय को क्रॉस कर भारत में प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। तो कहने का मतलब है यदि कभी पूछा जाए कि हिमालय पहले बना या नदियां पहले थी, तो भाई नदियां पहले हैं, हिमालय बाद में। हिमालय का निर्माण जो है वो बाद में हुआ है, हिमालयन तंत्र
की जो नदियां हैं वो पहले से हैं। ठीक है, तो अब एक एक नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो चित्र बने वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो आपकी सहायक नदियां होंगी, सहायक नदियों के साथ साथ जो स्थान प्रमुख होंगे उनकी चर्चा होगी, तो साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। और नदियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि इनकी सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण से क्रम लगाइए, पूर्व से पश्चिम से क्रम लगाइए, या कोई स्थान विशेष पूछ लेता है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। पहला आपका आता है सिंधु नदी, और ये आपकी हिमालयन नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो सिंधु नदी की चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सिंधु नदी को यदि हम देखें तो आप जानते हैं सिंधु नदी निकलती कहाँ से है। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है, कैलाश मानसरोवर तो झील के पास है, लेकिन स्थान यदि हम देखें तो बोला जाता है चेमा, क्या बोलते हैं इसको, चेमा यंगडुंग। ठीक है, तो चेमा यंगडुंग से निकलती है ये। आपका माना यदि हम बात करें कैलाश मानसरोवर की तो आपका लगभग यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो उसी के समीप से निकलती है, तो इतना आपको। अब इस तरह से ये सिंधु नदी आपके यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे सतलज से मिलती है, तो ये आपकी हो गई सिंधु नदी। ठीक है, अब यदि हम देखें तो सिंधु की दूसरी सहायक हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रमुख सहायक नदी है सतलुज। ठीक है, अब सतलुज हमने देख लिया, तो सतलुज का भी उद्गम कहाँ से हुआ है, ये है एक राकस ताल। पता है सबको, राकस ताल, राकस ताल से इसका उद्गम हुआ है। और राकस ताल से जब ये नदी निकलती है सतलुज, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है ब्यास। ब्यास नदी इसमें आके मिलती है। यदि हम ब्यास के उद्गम की बात करें तो रोहतांग पास के पास इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इस तरह से ये जो स्थान है जहाँ पे ब्यास और सतलुज आपस में मिलती हैं, इसको बोलते हैं हरिके। ठीक है, और इस प्रकार से ये नदी सतलुज नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर बाद में इसके जब ये भारतीय भूभाग से बाहर निकलती है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक और नदी, इसमें एक नदी तंत्र इसमें आके मिलता है, जिसमें 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी। और इनकी जो संयुक्त धारा होती है इसको किस नाम से जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये आपका है चिनाब या चिनाब, जो भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलती है। अब यदि हम बात करें किस स्थान पे मिलती है, तो ये आधुनिक पाकिस्तान जो है उसका लगभग पंजाब प्रांत आप कह सकते हैं, वहाँ पे ये जाके मिलती है। इसके बाद इनकी जो संयुक्त धारा होती है वो सतलुज के नाम से जानी जाती है, और बाद में ये सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। अब इसमें यदि आप देखें तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार रफली बना लीजिए।
हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जैसे क्या पूछा जा सकता है कि इसमें सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। ऐसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो भारतीय भूभाग के बाद उत्तर दिशा से आकर मिलती हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी परीक्षाओं के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे याद करोगे तो इसमें कम से कम आपको देखने को मिलेगी 15 से 20 नदियां जो भारतीय भूभाग, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी जो नदियां हैं ये सारी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी नदियां इसमें जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो जो अफगानिस्तान से बह के आती हैं, काबुल और इस तरह की नदियां भी इसमें मिलती हैं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें पूछा जाए यदि कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की सहायक नदियों में यदि आप देखें तो सबसे पहले आप बताएंगे सिंधु की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, सतलुज। और यदि हम बात करें कि सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, यदि हम आपसे पूछ लें कि सतलुज की सहायक नदी इसमें से कौन सी है, तो क्या होगा जवाब, ब्यास और चेनाब। तो यदि हम ये चीज आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए सिंधु की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी इस मैप के अनुसार कौन सा है, तो आप जवाब देंगे सतलुज। यदि आपसे पूछ लिया जाए सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, तो आप जवाब देंगे चेनाब और ब्यास। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें स्थान कुछ हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, स्थान नोट कर लीजिएगा। मैप में ना हो, मैप में शायद ना दिया हो क्योंकि इस तरह से ऐसे लाइनिंग ही दे दिया होगा, तो स्थान का नाम नोट कर लीजिएगा, चेमाएंग, नोट कर लीजिए, चेमाएंगडुंग ग्लेशियर, नोट कर लिया है। इसको एक और बोलते हैं बोखरचू-हिमानी, इसका एक और नाम है बोखरचू-हिमानी, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बोखरचू-हिमानी। स्थान का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर तो ठीक है, स्थान का कुछ नाम होगा ना, कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कहीं कहीं आप पढ़ते होगे लिखा होगा बेरीनाग झील, कहीं कहीं लिखा होगा शेषनाग झील, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको बेरीनाग देखने को मिलता है, कहीं कहीं शेषनाग देखने को मिलता है, लेकिन जो माना जाता है ज़्यादातर जगहों पे जो माना गया है वो शेषनाग झील को माना गया, ठीक है। तो यदि आपकी परीक्षा में शेषनाग झील दिया है तो शेषनाग झील को टिक करेंगे, बेरीनाग झील दिया है तो आप बेरीनाग झील को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बोलें कि चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है, जो चेनाब नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, जो आपकी चेनाब नदी देखने को मिल रही है इसका उद्गम कहाँ से होता है, वाड़ा लाचा दर्रा सुना है, हिमाचल प्रदेश, तो वाड़ा लाचा जो दर्रा है उसी के पास से आपका उद्गम होता है चेनाब नदी का। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यदि हम देखें तो पूछा जाता है, सिंपल सा चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। अब चेनाब हो गया, वाड़ा लाचा दर्रा। अब बात आती है आपकी रावी नदी कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये भी आपको नोट कर लेना है। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रे के पास से, ये आपका कांगड़ा जिला है जहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो तीनों का आपको उद्गम नोट कर लेना है। झेलम का नोट कर लीजिए सबसे पहले, झेलम नदी का उद्गम आपको नोट कर लेना है शेषनाग झील या बेरीनाग झील, जो आपकी परीक्षा में दिया हो वो आपको टिक करना है, लेकिन दोनों दिया है तो आप शेषनाग झील को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया रावी नदी। रावी नदी आपका बताया मैंने रोहतांग पास के, क्या चीज, रोहतांग दर्रे के पास से जो झरने गिरते हैं ऊंचाई से, वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। कौन सा, हाँ, ब्यास नदी रोहतांग पास के समीप से निकलती है, ठीक है। ब्यास नदी रोहतांग पास के समीप से निकलती है। रावी हो गया, झेलम हो गया, और कौन सा बचा, चेनाब। चेनाब आपका हो गया वाड़ा लाचा दर्रा। वाड़ा लाचा, वाड़ा लाचा दर्रा से ये आपका निकलता है चेनाब, ठीक है। तो तीनों पता होना चाहिए, झेलम, रावी, चेनाब का उद्गम कहाँ से है। ब्यास आपने देख लिया, सतलज आपने देख लिया राकश ताल के समीप से, और आपने सिंधु देख लिया। तो ये जो नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र में, ये आपकी चीज़ें परफेक्ट हैं। अब प्रश्न क्या बन सकता है, एक प्रश्न यह बन सकता है कि जो सिंधु नदी है, इन नदियों के यदि नाम दे दे, जैसे इनके नाम दे दे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इनके नाम दे दे, और आपसे पूछ ले कि पश्चिम से पूर्व में इनकी सहायक नदियों के क्रम को लगाएं, तो पश्चिम से पूर्व में इनकी सहायक नदियां आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले झेलम आएगा। ये तीन यदि आपको नाम याद हैं, इनका क्रम यदि
को याद है तो आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि यदि मान लो इसके पूर्व की भी कोई सहायक नदी दी जाती है तो ये तो जरूर दी जाएगी, क्योंकि ये प्रमुख माना जाता है। तो झेलम, चिनाब, रावी, आप इसी क्रम में इनको याद रखिएगा, यही इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, झेलम, चिनाब और रावी। इसके बाद आपको लास्ट में आपको ब्यास देखने को मिलती है। तो पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक स्थान आपको ये याद रखना है, हरिके। हरिके कहाँ पे पड़ता है? हरिके नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पे? ब्यास नदी कहाँ से बहती है? पंजाब में बहती है। तो हरिके जो है ये आपको देखने को मिलेगा पंजाब में। हरिके नामक जो स्थान है ये पंजाब में है, ठीक है। तो हरिके नामक स्थान पे क्या होता है कि ब्यास नदी जो है सतलुज नदी से आकर मिल जाती है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है कहाँ से भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है? तो इसको बोला जाता है कि जो सतलुज नदी है ये सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा से ये आपकी सतलुज नदी है, ये भारत में प्रवेश करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और आप जानते होंगे कि बात बार बार होती है जब भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कोई उतार चढ़ाव होता है तो आपको सुनने को मिलता है कि हम सिंध जो समझौता है, सिंध नदी समझौता जो है उसका रिव्यू करेंगे। तो उसके अनुसार जो वो समझौता है उसके अनुसार ये जो आपकी नदियां देखने को मिल रही हैं इनमें से सिर्फ 20% जल, इनके जल का सिर्फ 20% जल का ही भारत दोहन कर पाता है, बाकी 80% का जो दोहन करता है वो पाकिस्तान करता है। यह समझौता हमने वर्ष 1960 में किया था, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब भारत पाक संबंधों में कोई विवाद होता है आपकी परीक्षा के दौरान तो आपको सिंधु नदी तंत्र आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखनी चाहिए, विशेषकर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो प्रश्न बनते हैं कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा जो नदी तंत्र है वो आपका है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो इसमें तो आप यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी तंत्र का, फिर आगे चलकर इसमें ये नदी आके इस स्थान पर मिल जाती है। तो इसमें कुछ लिखाने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, मुख्य परीक्षा के लिए नहीं है। तो सिर्फ आपको नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो नदी तंत्र आता है वो आपकी आती है गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र से लगातार प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है, अच्छे से देखना है, मैप में गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपका आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं जो गंगा नदी है किन दो धाराओं का संयुक्त रूप से बोला जाता है गंगा? अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। अभी हम पहले एक बार पूरे गंगा का देख लेते हैं, फिर अलकनंदा और भागीरथी किस प्रकार से बनती हैं, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं तो उनके बारे में भी पूछा जाता है, तो अलग मैप में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले भी हम गंगा को देखने वाले हैं, ओवरऑल गंगा। तो अलकनंदा, भागीरथी, सबसे पहले कौन सी नदी देखने को मिलती है सबसे पश्चिम में? सबसे पश्चिम में अलकनंदा है कि भागीरथी है? इन दोनों में से भागीरथी है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी भागीरथी, ठीक है। भागीरथी क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें मैं नंबरिंग कर दूंगा, ABCD जो जो स्थान होंगे बाद में उन स्थानों के बारे में बता दूंगा, क्योंकि यदि लिखूंगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि इतना उसमें कंजेस्टेड हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्थानों के नाम मैं बता दूंगा कौन सा स्थान है, वैसे आधे से ज़्यादा तो आप जानते होंगे। तो ये आपका A पॉइंट पड़ता है। अभी A पॉइंट कौन सा है ये सब जानते होंगे, अलकनंदा। नदियों के नाम लिखे रहेंगे आपको, नदियों के अलावा जो नाम है वो आपको ABC में मिलेंगे। अब अलकनंदा और भागीरथी आके मिल जाते हैं A पॉइंट पे। A पॉइंट से फिर ये नदी आगे बढ़ती है और आता है एक स्थान B। अब B स्थान कौन सा है भी मैं बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और एक स्थान आता है C, और C नामक स्थान पे रामगंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है। रामगंगा, रामगंगा नामक नदी इसमें मिल जाती है। और फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपका बिंदु आता है D। D बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस D बिंदु पर आपकी यमुना नदी आकर इससे मिलती है। तो ये आपकी रिवर हो गई यमुना। तो आपको पता चल गया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि कहाँ पहुँच चुके हैं।
डी के बाद आता है आपका ई बिंदु, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन है थोड़ा बहुत। फिर आता है एफ स्थान, और एफ के बाद यदि हम जाएं तो ये आता है आपका जी स्थान, और जी स्थान पे यहाँ से आके एक नदी आपकी गोमती बहती हुई इसमें मिल जाती है, जिस पे आपकी राजधानी लखनऊ स्थित है। तो यहाँ पे आपको गोमती नदी देखने को मिल जाएगी। और ये देखें इस निकलती कहाँ से है, तो एक झील है जिसको बोलते हैं फुलहर झील। फुलहर झील से ये निकलती है और जी नामक बिंदु पर ये आके गंगा की मुख्य धारा से मिल जाती है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एच बिंदु। एच बिंदु पर यदि हम देखें तो आप जानते होंगे सरयू को घाघरा के नाम से जानते हैं, तो इसमें शारदा या सरयू, फिर ये घाघरा इधर से आके मिलती है और इनकी संयुक्त धारा को हम घाघरा के नाम से जानते हैं। तो ये घाघरा नदी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एच पॉइंट पर घाघरा इससे आकर मिलती है। पुनः आगे बढ़ने पर आपका आई बिंदु आता है और इस बिंदु पर सोन नदी आकर गंगा से मिलती है। ठीक है, एच के बाद आपका आ गया जे पॉइंट, और जे पॉइंट जो है यहाँ पर गंडक नदी इसमें आके मिलती है। ठीक है, गंडक के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आता है आपका जे के बाद आएगा के, और के नदी के पॉइंट पर कोसी नदी इससे आकर मिलती है। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे आपको महानंदा नदी देखने को मिल जाती है, महानंदा। और इसके बाद ये एक धारा इधर निकल जाती है, हुगली। और आप जानते हैं कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है? हुगली। तो मतलब आप कोलकाता तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर इसमें एक धारा ब्रह्मपुत्रा की आके मिलती है, जिसको जानते हैं हम जमुना नाम से। और ये पुनः बांग्लादेश में प्रवेश करके दो और नामों से जानी जाती है, पहला है पद्मा, दूसरा है मेघना। इसके बाद यहाँ पर इसके डेल्टा देखने को मिलते हैं। और आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो इतना हो गया। अब ये शारदा है जिसको सरयू आप बोलते हैं, फिर उसमें घाघरा में आके मिल जाती है, तो संयुक्त रूप से इसको जानते हैं आप किस नाम से? घाघरा नाम से। अयोध्या आप जो सुनते होंगे इसी नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है। लिखने को मिलेगा सरयू नदी, लेकिन उसको मूल रूप से घाघरा कहते हैं। क्या कहाँ पे? कोसी के बाद, कोसी के महानंदा नहीं सुना? सबसे लास्ट में आती है महानंदा। ठीक है, अब इसके बाद यमुना जो है, यमुना की धाराएं आप बना लीजिए। जैसे इसमें एक आती है टोन्स, इसके बाद ये महत्वपूर्ण नहीं है टोन्स वाली, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है यमुना की। ये आपकी चारों महत्वपूर्ण हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा। ठीक है, तो ये आपकी चारों महत्वपूर्ण हैं। और इसमें अब एक नदी और, ठीक है, अब आप एक बार बना लीजिए फिर देखते हैं। चंबल, इसको क्रम ऐसे याद कर लीजिएगा इसी तरह, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पश्चिम से पूर्व का क्रम है यमुना के सहायक नदियों का, और ये पूछा जाता है परीक्षा में। हाँ, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए।
हो गया। अब पॉइंट कौन कौन से हैं जो A B C D रखा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कौन कौन से हैं, तो कुछ के तो आपके अनुमान लग ही गए होंगे, जैसे D तो हर कोई जानता होगा कि D कौन सा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है D? यमुना गंगा से कहाँ मिलती है, संगम कहाँ पर है? क्या इतना सोचना इसमें। ए जो बिंदु है आपका, अब सबसे पहले ए देख लेते हैं। ए क्या है? ए में क्या मिल रही है? अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर आके मिलती हैं? देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में नहीं। अभी रुद्रप्रयाग की भी बात करेंगे कौन सी मिलती हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट जो आपका है वो नोट कर लीजिए। इसी तरह से मैप रख लीजिए और मैप के नीचे, वहाँ पे मैप में ना नोट करें तो ज़्यादा अच्छा है, मैप के नीचे कहीं नोट कर लीजिए इस तरह से A B, इस तरह से नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैप में करेंगे, अभी उस तरह का मैप बना है, आपको 10 नाम लिखने पड़ जाएंगे तो खुद ही नहीं समझ में आएगा कौन सा कहाँ से है। तो बिंदु के नाम आपने दे रखे हैं, उसी के नीचे या अगले पेज पे बना लीजिए। आपके पास तो यहाँ पे कॉलम खाली है, यहाँ से वहाँ तक बिंदु बना दीजिए। जो आपने लाइनिंग खींची है इस तरफ आप नोट कर लीजिए। तो ए बिंदु कौन सा हो गया आपका? ए बिंदु आपका हो गया देवप्रयाग, और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती हैं। इसके बाद से इनकी संयुक्त धाराओं को हम गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ए बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, ये आपका हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आपका बी बिंदु है। बी बिंदु भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका हरिद्वार है। तो हरिद्वार के बाद से मुख्य रूप से गंगा एक प्रकार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बी बिंदु आपका है हरिद्वार। सी बिंदु यदि हम देखें तो सी बिंदु पर आपको देखने को मिल रहा है कन्नौज। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कन्नौज जो इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। तो कन्नौज नामक स्थान पर रामगंगा नदी आकर मिलती है। तो सी बिंदु पर आपका हो गया है कन्नौज, ठीक। तो सी बिंदु पर कन्नौज हो गया। और बोला जाता है कि जो रामगंगा नदी है ये बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, रामगंगा। ये आपको पता होना चाहिए। शब्द जरूर नोट कर लीजिएगा कि बाएं तरफ से मिलने वाली की बात हो रही है। बाएं तरफ से यदि कोई सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा में मिलती है तो वो आपकी है रामगंगा, जो कन्नौज नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। पुनः हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपका आ जाता है डी बिंदु। और डी बिंदु पर क्या है? डी बिंदु पर आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, जिस भी नाम से आप जानते होंगे, लेकिन यदि हम देखें क्योंकि पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, नाम परिवर्तित हुआ है, तो प्रयागराज के नाम से हम जानेंगे। डी बिंदु आपका है प्रयागराज, जहां पर गंगा से यमुना नदी आकर मिलती है और यहीं पर दोनों का संगम होता है। तो डी बिंदु तो सबका पता होगा कि यमुना और गंगा आपने देख लिया। पुनः यदि हम देखें ई बिंदु, तो ई बिंदु एक स्थान है, सिरसा नामक एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ई बिंदु जो है सिरसा नामक एक स्थान है। और कहीं कहीं आप देखने को पाओगे कि सिरसा किसी मैप में हो सकता है, कहीं किताबों में देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं सत्य। यहाँ पे देखने को मिलता है कि टोंस नदी इसमें आके मिलती है। कहीं कहीं देखने को मिलता है टोंस नदी, लेकिन जो टोंस नदी है वो हिमालय से निकलती है, क्योंकि ये टोंस जो नदी है उसको बोला जाता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की यदि हम बात करें तो ये नदी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ई नामक स्थान आप नोट कर लीजिएगा, सिरसा। फिर आप आ जाते हैं एफ नामक स्थान पे। एफ नामक स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो एफ नामक स्थान कौन सा हो गया आपका? बनारस हो गया, ठीक है। तो एफ नामक आपका स्थान जो है ये बनारस हो गया। भले ही कोई नदी, कोई सहायक नदी नहीं मिल रही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किन दो, यदि आपसे ऐसे ही पूछ ले कि किन दो सहायक नदियों के बीच में बनारस स्थित है, तो पता होना चाहिए। यदि आप यमुना को देख लीजिए और आपको गोमती को देख लीजिए तो उनके दोनों के बीच में आपको बनारस देखने को मिल जाएगा। और जी स्थान कौन सा है? जी स्थान कौन सा है जहां पे गोमती नदी जिसके किनारे लखनऊ स्थित है वो आके मिलती है? ये आपका है गाजीपुर का स्थान है। गाजीपुर आपने सुना होगा, गाजीपुर का स्थान है जो इस समय आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। पूर्व में वहीं से सांसद हुआ करते थे, इस बार चुनाव हार गए हैं तो वहीं से पूर्व में सांसद हुआ करते थे, जो रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो जी स्थान जो है ये आपका हो गया गाजीपुर। और गाजीपुर का नाम याद करने के साथ साथ आपको याद करना है कि जो गोमती नदी है इसके किनारे लखनऊ स्थित है और ये फुलहर नामक झील से उत्तर प्रदेश में निकलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो एच नामक स्थान है। एच नामक स्थान पे सरयू नदी कह लीजिए या घाघरा, लेकिन घाघरा नाम से जाना जाता है, ठीक है। अवध में सरयू नाम से इसको पुकारते हैं। तो घाघरा नामक जो
नदी है ये एच नामक स्थान पर आकर गंगा से मिलती है, और एच नामक जो स्थान है ये आपका बिहार में पड़ता है, छपरा। तो छपरा नामक स्थान है एच, जहां पे आपको गोमती नदी देखने को मिलती है, सॉरी घाघरा नदी देखने को मिलती है जो गंगा से मिलती है। तो एच आपका जो स्थान है ये आपका हो गया छपरा, आप मौके पर बिहार पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आई। आई नामक स्थान कौन सा है? सोन नदी इसमें मिल रही है, पटना। तो आई नामक जो स्थान है ये आपका है पटना। पटना में क्या होता है कि सोन नदी आकर मिलती है। ठीक है, पटना से फिर आगे बढ़ते हैं तो सोनपुर पड़ता है, सोनपुर हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर नाम से जाना जाता है। तो हाजीपुर नामक क्षेत्र पड़ता है, जो जे नामक स्थान है ये आपका बिहार का हाजीपुर नामक क्षेत्र है, पटना के बहुत समीप ही है, बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पे गंडक नदी आकर गंगा से मिलती है। तो हाजीपुर आपको याद रखना है या सोनपुर याद रख लीजिए, ये आपका स्थान है जे वाला। जे पॉइंट जो आपका है ये आपका है सोनपुर हाजीपुर, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि गंडक नदी आकर गंगा की मुख्य धारा से मिलती है। ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा के नामक स्थान, और जो के पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है ये है आपका भागलपुर। और भागलपुर चर्चा में है, तो भैया पूछा जा सकता है कि भागलपुर में कौन सी सहायक नदी मिलती है गंगा से? क्यों चर्चा में है भागलपुर? भागलपुर क्यों न्यूज में है? बहुत कारणों से न्यूज में है भागलपुर। आप बिहार का पेपर देने गए थे, पता होना चाहिए। तो के पॉइंट आपका है कोसी नदी यहां पे भागलपुर में आके मिलती है। भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां बना है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन भारत का पहला नहीं है, दूसरा है, इससे पहले भी बन चुके हैं, लेकिन बिहार का पहला है। बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में बना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी चीजें हैं भागलपुर से जुड़ी हैं, जैसे समुद्री कछुओं के लिए, सॉरी ताजे पानी की कछुओं के लिए जो आवास स्थल बनाया गया उनके संरक्षण के लिए, वो भी भागलपुर वन प्रभाग ने बनाया है। तो भागलपुर बहुत कारणों से न्यूज में है। तो के पॉइंट आपका है भागलपुर। के पॉइंट के बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें पॉइंट नहीं डाला गया है, लेकिन आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला? महानंदा। महानंदा नदी यहाँ पे आके मिल रही है। ठीक है, महानंदा। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? यदि आपसे हम पूछ लें कि गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है? महानंदा। तो यह भी याद रखना है कि गंगा की जो सबसे पूर्वी सहायक नदी है वो आपकी है महानंदा। और महानंदा के बाद आपको देखने को मिल जा रहा है यहां से वितरिकाएं, क्या चीज? ये आपके फरक्का बैराज के आसपास देखने को मिलता है। शहर का नाम कंफर्म नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा। फरक्का, इसी के बाद आपका फरक्का बैराज पड़ जाता है। ठीक है, तो महानंदा आपको याद रखना है। महानंदा किस रूप में याद रखना है? ज्यादातर मैप में आपको महानंदा देखने को नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि ये गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसके बाद हुगली पड़ जाता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज आपको देखने को मिलेगा। और फरक्का बैराज के बाद पुनः जब गंगा आगे बढ़ती है तो इसमें जमुना नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र आप कहते हैं, वो आकर मिलती है, और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं, जिनको पहले पद्मा और दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न यहां से और भी बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र के नाम हैं इनको उत्तर से दक्षिण में क्या कहते हैं? ये भी एक प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, इनको यदि हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखना होगा तो हम कैसे रखेंगे? तो याद रख लेना है जमुना, पद्मा, मेघना। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए कि ब्रह्मपुत्र के ये नाम हैं जब हम उत्तर से दक्षिण के क्रम की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन से हो गया? जमुना, पद्मा और मेघना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेल्टा देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा, जो आपने पढ़ा होगा। अब इसमें यदि हम देखें तो इसके बाद आपको यमुना जो दिया हुआ है, यमुना की सहायक नदियों को आपको ध्यान से रट जाना है कि भाई सबसे, यदि हम पश्चिम में जाएं तो चंबल पड़ेगा, इसके बाद सिंधु, बेतवा, केन। और इसमें यदि आप देखें तो यहीं पर जो आपने डैम पढ़े थे, जैसे कौन से डैम पढ़े थे? राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सारे के सारे किस नदी पर हैं? किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर हैं। और इसमें से कौन सा राजस्थान में है, कौन सा मध्य प्रदेश में है, वो भी आपको क्लियर करना है। तो ये आपका होमवर्क है।
ये आपका होमवर्क है, क्योंकि तीनों इसी पर मिलेंगे, चंबल नदी पर मिलेंगे। तो कौन सा राजस्थान में है, कौन सा मध्य प्रदेश में? तीनों कौन कौन से हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर और इंदिरा सागर भी है। तो नहीं, गांधी सागर, जवाहर सागर और एक और है, देखो अभी बताया, नाम नहीं याद रहा, राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये तीनों चंबल नदी पर देखने को मिलेंगे। इसमें से कौन मध्य प्रदेश में है, कौन राजस्थान में है, वो आपको देखना है। और आपको क्या कर लेना चाहिए कि यहीं पर बना भी लेना चाहिए। उनका जैसे भी क्रम है, एक बार थोड़ा होमवर्क करिएगा, नहीं आए कर पूछिएगा, तो इनका इसी पे आपको बना लेना चाहिए कि इसी पर 3 डैम आपको देखने को मिलते हैं, उनका क्रम क्या है और किस राज्य में पड़ते हैं, उनका राज्य भी नोट कर लीजिए। तो यहीं से आपकी ये भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट जो थे, जो आपने नोट किए हैं, उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं, इनका पश्चिम से पूर्व में क्रम लगाए, तो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। ठीक है, ये आपको 4 याद आने चाहिए। इसके बाद भी 1 से 2 नदियां हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि इन चारों के नाम आप याद रखते हैं तो आसानी से कोई भी प्रश्न होगा तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी इससे वितरिकाओं से संबंधित प्रश्न होगा, तो सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न होगा, तो इन चारों का नाम अवश्य दिया होगा, तो इनके आधार पे आप उत्तर कर सकते हैं। इसके बाद यदि पूछा जाए कि गंगा की उत्तर से बहने वाली, उत्तर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा भी आपने नोट कर लिया है, यह आपको पता होना चाहिए। और जो स्थान है, जैसे गोमती किस स्थान पे मिलती है, घाघरा किस स्थान पर गंगा से मिलती है, वो स्थान आपको हाईलाइट कर लेने चाहिए, वो स्थान भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि पूछा जाता है, अभी जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि ए नामक स्थान रुद्रप्रयाग है कि देवप्रयाग है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग की जो समस्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? अब हम देखेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा ये 2 ही नदियां नहीं है, इनमें बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो रुद्रप्रयाग का कॉन्सेप्ट है, देवप्रयाग का है, ठीक है, नंद प्रयाग का है, वो सारी चीजें हमारी कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सबका बन गया है। जिनका ना बना हो ऑनलाइन वाले, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आप बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखने वाले हैं, गंगा तंत्र में ही देखेंगे, लेकिन गंगा तंत्र में जो प्रमुख नदियां, जैसे अलकनंदा और भागीरथी का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो गंगा नदी तंत्र के ही अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत फिगर नंबर 2 डाल दीजिएगा, पिक्चर नंबर 2 डाल दीजिएगा, जिसमें अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोनप्रयाग, तो सबसे पहले आप जानते हैं, अभी आपने देखा कि गंगोत्री नामक स्थान है, गंगोत्री नामक स्थान है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। ठीक है, तो यहां से आपकी भागीरथी निकलती है, तो ये आपकी भागीरथी नदी होगी, भागीरथी नदी हो गई। और भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चोल गंगा। महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि चोल गंगा इसकी सहायक नदी है, क्योंकि एक ही देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो स्थान है, ये आपका है देवप्रयाग, जिसका अभी आपने जिक्र किया था। ठीक है, अब बात आती है अलकनंदा की। इसमें आपकी नदी जो है, ये अलकनंदा आकर मिलती है। ठीक है, अब अलकनंदा आकर मिलती है, तो सबसे पहले अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है? अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है? अभी आपने देखा था, अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है? चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेना, अभी बताते हैं। ये आपका हो गया रुद्र, ये आपका है देवप्रयाग, ये आपका है रुद्रप्रयाग, और ये आपका है सोनप्रयाग, सोनप्रयाग। और इसमें एक नदी मिलती है सोनगंगा। एक दूसरी नदी है मंदाकिनी। और यहाँ पे है अलकनंदा।
ठीक है, तो इसको बना लीजिए। ये मैप है, यही 3 स्थान पूछे जाते हैं परीक्षा में, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग। ये आपका है सोनप्रयाग। बाकी इन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। तो तीनों स्थान क्लियर होने चाहिए। देवप्रयाग पहला महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण रुद्रप्रयाग, तीसरा महत्वपूर्ण सोनप्रयाग। ऐसे तो बहुत सारे हैं, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है, 3 आप देख लीजिए। हाँ, सबसे ऊपर मंदाकिनी है, सोनप्रयाग नामक स्थान पर सोनगंगा नदी उससे आकर मिलती है। हो गया। चलो अब स्थान नोट कर लो। जैसे मंदाकिनी बोला जाता है, कहाँ से निकलती है? जो केदारनाथ स्थान पड़ा है, केदारनाथ के बारे में सुना होगा, तो केदारनाथ जो स्थान है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मतलब मंदाकिनी जो नदी है वो केदारनाथ के पास से निकलती है, केदारनाथ के पास से निकलती है। सोनगंगा भी केदारनाथ के पास से ही निकलती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या नोट करना है कि स्थान, कि केदारनाथ स्थान किस नदी के तट पर है, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी के तट पर है, और इन दोनों नदियों का उद्गम केदारनाथ के पास से ही होता है, ठीक है। फिर ये सोनगंगा नामक स्थान पे आपस में मिल जाती हैं, और अब जब सोनगंगा नामक स्थान पर ये मिलती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा है इसको मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे क्या होता है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल जाती है, और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर है, ठीक है, तो सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ के पास, तो वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, बद्रीनाथ नोट कर सकते हैं या सतोपंथ ग्लेशियर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आप नोट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन बद्रीनाथ के पास है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बद्रीनाथ के पास है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हो सकता है परीक्षा में दे दिया जाए विकल्प, बद्रीनाथ के पास से निकलती है, केदारनाथ के पास से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है। अभी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा मंदाकिनी से मिल जाती है, और इनकी संयुक्त जो धारा है उसको हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं, और पुनः ये आगे चलकर देवप्रयाग नामक स्थान पे भागीरथी नामक नदी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो विशेषकर ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अभी यदि आप देखें तो इन नदियों के क्रम में यदि हम इसी में और जाएं तो बहुत सारी नदियां देखने को मिलती हैं, लेकिन वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको 3 प्रयाग आपको याद रखने हैं, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, 3 प्रयाग याद रखने हैं। और यदि आप चाहें तो इनको आप स्थान इसी मैप के नीचे आप नोट कर लें कि सोनप्रयाग क्या है। इसी मैप के नीचे तीनों प्रयाग नोट कर लीजिए, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इस तरह से नोट कर लीजिए, और आप इस तरह से एरो बना के लिख लीजिए कि सोनप्रयाग में क्या क्या मिलती है। मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलती है सोनगंगा से। रुद्रप्रयाग की यदि हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में आपको देखने को क्या मिल रहा है? अलकनंदा मिल रही है मंदाकिनी से। ठीक है। इसी तरह से देवप्रयाग में क्या होता है? देवप्रयाग में आपको अलकनंदा मिलती है किससे? भागीरथी से। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जैसे स्थान कुछ नोट किया था, जैसे आपने नोट कर लिया कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है। इससे पूर्व वाले मैप में जैसे कुछ स्थान नोट किए थे, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, एक साथ नोट कर सकते हैं। जैसे आप नोट कर लीजिए कि देवप्रयाग में क्या मिलता है? आपका अलकनंदा नदी आके मिलती है गंगा से। ठीक है, कन्नौज में आपको रामगंगा, जो उत्तर की सबसे बड़ी गंगा की सहायक है, पिछले मैप में आप देख लीजिए,
पिछला जो गंगा का मैप बनाया था अभी विस्तृत मैप कौन सा, यही वाला है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कन्नौज नामक स्थान पे आपको रामगंगा, जो सबसे बड़ी उत्तर से मिलने वाली सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है, वो आकर मिलती है। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा प्रयाग नामक स्थान पर आपको यमुना नदी गंगा से मिलती है। फिर आपको गाजीपुर स्थान देखने को मिलेगा, गाजीपुर जो स्थान है यहाँ पे आपको गोमती नदी देखने को मिलती है। छपरा है, छपरा में घाघरा नदी इससे आकर मिलती है। पटना है, पटना में सोन नदी इससे आकर मिलती है। हाजीपुर में आपको गंडक नदी देखने को मिलेगा कि गंगा से आकर मिलती है। तो ये जो स्थान है ये आपको पता होना चाहिए। अब आप मैप का जब अध्ययन करिएगा घर पे तो इन स्थानों को भी इसी तरह नोट कर लीजिएगा, एक एक स्थान नोट कर लीजिएगा। जैसे आप नोट करते हैं अलकनंदा भी नोट किया, और भागीरथी कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं। तो देवप्रयाग के बाद फिर आपका स्थान आता है प्रयागराज। अब प्रयागराज में क्या घटित होता है इस धारा के साथ कि इसमें यमुना नदी आकर मिलती है। तो इसी तरह से आप सारा नोट करते चले जाइएगा एक एक स्थान के नाम, तो आपके लिए याद करने में सुविधा होगी। और प्रयास करिएगा कि इनका जो क्रम हो वो पश्चिम से पूर्व ही क्रम हो, बीच में कोई ना आए, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व क्रम। अब इनमें सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछ लिया जाए कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं, उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों को क्रम से लगाएं। क्या हो गया, रुद्रप्रयाग अभी नोट नहीं किया आपने। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। सबसे ऊपर आपको, सबसे उत्तर आपको देखने को मिल रहा है जो आपने मैप बनाया है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के नीचे देखने को मिल रहा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के नीचे आपको देखने को मिल रहा है देवप्रयाग। ठीक है, नोट नहीं किया अभी, ये तो यहीं पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें ये भी याद रख लीजिएगा कि कौन से प्रयाग, जैसे मान लो कि सभी जो भी प्रयाग हैं महत्वपूर्ण नाम दे दिया जाए कि इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब अब पूछे जा चुके हैं, सहायक नदियों के बारे में पूछे जा चुके हैं, सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न रिपीट हो, ठीक है। तो इनका भी पूछा जा सकता है कि भाई उत्तर से दक्षिण के क्रम में प्रयाग को लगाएं। तो कौन कौन से प्रयाग पढ़ते हैं, पहले सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इसके बाद आपका देवप्रयाग। तो ये भी आपको क्रम याद होना चाहिए। और मैप तो आपको क्या करना है कि रट जाना है, ठीक है। तो आज के लिए जो इतनी चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होगी। कल आप पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, और ब्रह्मपुत्रा नदी के बाद पढ़ने के बाद हम दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनके बारे में हम जानकारी करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर कुछ नोट करना है तो बताएं, नोट भी करवा दें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, नोट करना है कुछ, यदि आपको नोट करना है तो बताएं। तो नोट इस तरह से करवाएं कि सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नामक स्थान से होता है, जहां पर इनकी संयुक्त धारा को, इस तरह से अगर नोट करना है अपने शब्दों में तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वयं से भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, और आप में से कोई पूछ रहा था नक्की झील के बारे में। नक्की झील जो है विवर्तनिकी झील है, क्योंकि कहाँ पे स्थित है, अरावली पे स्थित है ना, माउंट आबू पे देखने को मिल रही है। तो माउंट आबू कैसे, कल भी मैंने बताया था कि कैसे निर्माण इसका हुआ, विवर्तनिकी घटनाओं से हुआ है। तो निश्चित रूप से जो झील है वो विवर्तनिकी झील कही जाएगी, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नदी तंत्र मेंस के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस तरह से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने पूर्व में आपको बताया था कि क्यों आपकी जो ज़्यादातर नदियां हैं, उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियां हैं या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये क्यों पूर्व दिशा में बहती हैं। ये इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं कि भारतीय भूमि का ढाल पश्चिम से पूर्व है क्या, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। बाकी नदियों से संबंधित कोई ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। जो बनेंगे उसके लिए मैंने अभ्यास आपको पूर्व में करा दिया है, वो सारी चीज़ें आपकी हो